का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। आज का दौर प्रतियोगिता का दौर है। ऐसे में हमारा किसान खेती के नवाचारों को अपना रहा है, संरक्षित खेती की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है और बागवानी में शेड नेट हाउस और पॉली हाउस के जरिए वो उन्नत खेती कर रहा है। मगर हमारा किसान इन सभी तरीकों को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमा सकता है, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में एक उद्यान विशेषज्ञ मौजूद हैं, राजेश कुमार सैनी। तो आइए चलते हैं विशेषज्ञ की तरफ और लेते हैं उनसे जानकारी संरक्षित खेती के बारे में। किसान भाइयों को हरित गृह विशेषज्ञ राजेश सैनी का नमस्कार। किसान भाइयों, आज की कड़ी में हम बात करते हैं संरक्षित खेती की। अब बात आती है कि संरक्षित खेती, सबसे पहले तो ये बात आती है कि संरक्षित खेती होती क्या है। संरक्षित खेती एक प्रकार की आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके की जाने वाली खेती है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे कि तेज गर्मी, तेज सर्दी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होने पे, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधों को उगाया जाता है और उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है और इसके लिए कुछ कृत्रिम संरचनाएं बनाई जाती हैं और इस प्रकार से न केवल उन्हें उगाया जाता है बल्कि उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और उत्पादन दोनों प्राप्त किए जाते हैं और इस प्रकार से की जाने वाली खेती को हम संरक्षित खेती कहते हैं। किसान भाइयों, अब इसके लिए कुछ कृत्रिम संरचनाओं की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे कृत्रिम संरचनाएँ हो सकती है ग्रीन हाउस, लो टनल, वॉकिंग टनल इत्यादि। अब सबसे पहले बात ये आती है कि ग्रीन हाउस होता क्या है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है लोहे की पाइपों से बना एक ऐसा ढांचा जो कि एक पारदर्शी आवरण से ढका होता है। अगर ये पारदर्शी आवरण ढकने के लिए जो काम में लिया है ये पॉलीथीन है तो हम इसे पॉली हाउस कहते हैं। अगर ढकने के लिए हमने पारदर्शी आवरण जो काम में लिया है वो शेडनेट है, एक प्रकार का छाया जाल है, तो हम उसे शेडनेट हाउस कहते हैं। अगर ढकने के लिए हमने कांच का प्रयोग किया है यानी ग्लास का प्रयोग किया है तो नामकरण हो जाता है ग्लास हाउस। अब ये जो बात आती है कि पॉली हाउस में क्या किया जा सकता है और शेडनेट हाउस में क्या किया जा सकता है, दोनों में भिन्नताएं क्या हैं, तो किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि पॉली हाउस के अंदर हम कट फ्लावर की खेती कर सकते हैं, जैसे डच गुलाब की खेती की जा सकती है, जरबेरा, कार्नेशन, और इसके साथ ही हम गुलदाउदी कट फ्लावर के रूप में उगा सकते हैं इसके अंतर्गत। साथ ही इसमें सब्जियों की खेती की जा सकती है, जैसे बेल वाले टमाटर, रंगीन शिमला मिर्ची जैसे कि लाल, हरी, पीली, बैंगनी, नारंगी कलर की भी शिमला मिर्ची इसमें लगाई जा सकती है। इसके अलावा हम इसमें लगा सकते हैं गर्मियों के समय में धनिया लगाया जा सकता है और बीज रहित खीरे का भी उत्पादन इसके अंतर्गत लिया जा सकता है। अब दूसरी बात आती है कि शेडनेट हाउस के अंदर हम सब्जियों की ही खेती कर सकते हैं, कट फ्लावर की खेती नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान में बरसात कम होती है, इसलिए हम साल भर शेडनेट हाउस के अंदर खेती कर पाते हैं, परंतु जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पे बरसात का पानी अंदर आ सकता है शेडनेट हाउस के अंदर, लेकिन पॉली हाउस के अंदर ये पानी अंदर नहीं आता। दूसरा CO2 का कंसेप्ट है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है पॉली हाउस में बढ़ाया जा सकता है, जबकि शेडनेट हाउस में इसको स्तर को हम बढ़ा नहीं पाते। इससे देखा गया है कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो पॉली हाउस के अंतर्गत जो उत्पाद पैदा किए जाते हैं उनकी गुणवत्ता शेडनेट हाउस के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होती है। अब बात आती है कि भाई पॉली हाउस में जो पॉलीथीन काम में ली जाती है, ये विशेष तौर की पॉलीथीन होती है, ये मूल रूप से ज़्यादातर आयातित की जाती है। इसमें कुछ गुण होते हैं जैसे UV स्टेबलाइजेशन, यानी पैराबैंगनी किरणों को या तो ये अवशोषित कर लेती है या परावर्तित कर देती है। दूसरा इसमें डिफ्यूज़न करके एक गुण होता है, गंधक प्रतिरोधी यानी एंटी सल्फर, और साथ ही आजकल नई प्रकार की एक
पॉलीफिल्म आ रही है जिसमें IR कूलिंग, इंफ्रारेड कूलिंग, इंफ्रारेड किरणें वो किरणें होती हैं सूर्य की तरफ से आती है जो कि गर्मी पैदा करने वाली होती हैं, और ये प्रकार की इंफ्रारेड कूलिंग फिल्मों का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारे पॉली हाउस के अंदर हम 2 से 3 डिग्री तापमान को भी कम कर सकते हैं। वहीं बात आती है शेडनेट हाउस के अंतर्गत, तो शेडनेट हाउस में जो जाली काम में ली जाती है, नेट काम में ली जाती है, वो आमतौर पर 50% वाली होती है। 50% का आप किसान भाई जानना चाहेंगे कि 50% का मतलब क्या होता है। 50% शेडनेट का मतलब होता है 50% छाया देने वाली और 50% सूर्य की किरणें अंदर आने वाली। तो ये चीज़ें हैं। शेडनेट हाउस में आप हरे रंग की शेडनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की शेडनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है, किसान भाई जानना चाहते हैं कि हमारे जो ग्रीन हाउस है इनकी उम्र क्या है। अगर हम देखें को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ढांचा, जिसको कि हम स्केलेटन कह सकते हैं, इसकी उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष तक होती है, क्योंकि ये GI पाइप का बना होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइपों से बना होता है। और उसको ढकने के लिए जो पॉलीथीन काम में लिए जाता है, ये विशेष प्रकार का पॉलीथीन होता है जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष की होती है। 3 वर्ष के बाद हमें इसे बदलना पड़ता है। अब किसान भाइयों, बात आती है कि दूसरी जो कृत्रिम संरचनाएं हैं जिनके अंदर संरक्षित खेती की जा सकती है, वो है लो टनल और वॉकिंग टनल। अब किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि वॉकिंग टनल और लो टनल होती क्या है और इनमें दोनों में क्या भिन्नता है और इसमें क्या किया जा सकता है। लो टनल एक तरह की कृत्रिम संरचना है संरक्षित खेती की, जो कि एक सुरंगनुमा होती है और इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 1.25 मीटर की ऊंचाई वाली होती है। इसके अंतर्गत सर्दियों के समय में बेमौसमी सब्जियां लगाई जाती हैं, जैसे कि बेल वाले सब्जियां, जैसे कि आप देख सकते हैं टिंडा लगाया जा सकता है, इसमें छप्पन कद्दू लगाया जा सकता है, और वो सारी फसलें लगाई जा सकती है जिसकी ऊंचाई कम होती है। वहीं वॉकिंग टनल की बात करें तो जैसे कि नाम से ही वाकिफ़ होता है कि वॉकिंग, जिसके अंदर किसान भाई खड़े रह के काम कर सकते हैं। बनिस्पत अगर हम कंपैरिजन करें लो टनल का, तो लो टनल के बनिस्पत ये ज़्यादा ऊंचाई वाली होती है। इसमें ज़्यादा ऊंचाई वाली फसलें लगाई जा सकती है, जैसे बेल वाले टमाटर, बीज रहित खीरा, रंगीन शिमला मिर्ची इत्यादि इसमें की जा सकती है। और ये एक संरचना ऐसी है जिसमें 12 महीने फसल उगाई जा सकती है, सब्जियों की खेती की जा सकती है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि संरक्षित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें कि बेमौसमी सब्जियां लगाकर किसान भाई ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन और उच्च गुणवत्ता का उत्पाद पैदा कर सकते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात ये आती है कि आजकल हमारे राजस्थान के अंदर पानी की समस्या भी चल रही है, जिसके चलते किसान भाई अपने पूरे खेत के ऊपर खेती नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। उसके लिए मल्च, प्लास्टिक मल्च का उपयोग किया जाता है। आमतौर पे आजकल 5 लेयर्स की जो प्लास्टिक मल्च आ रही है वो काम में किसान भाई ले सकते हैं। एक तरफ से ये काले रंग की होती है, दूसरी तरफ से ये चांदी कलर की यानी सिल्वरी वाइट होती है। आमतौर पर जब इसको काम में लिया जाता है तो जो क्यारियाँ बनाई जाती है, उठी हुई क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उसके ऊपर इसको बिछाया जाता है और बिछाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो काली वाला हिस्सा है वो धरती की तरफ होता है और जो चमकीला जो हिस्सा होता है वो आकाश की तरफ होता है। इसके अपने फ़ायदे कि पानी की खपत कम होती है, ज़्यादा समय तक नमी बनी रहती है, फिर साथ ही इसमें खरपतवार कम आती है और साथ में ये भी देखा गया है कि जो कीट पतंगों का प्रकोप होता है वो भी अगर आप मल्च काम में लेते हैं तो कम होता है, क्योंकि मल्च काम में लेने से क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश गिरती है मल्च के ऊपर और चांदी कलर का होने की वजह से वो एक दर्पण का काम करता है। किरणें परावर्तित होती है और नीचे की पत्तियां जहाँ पे कि आमतौर पे कीट पतंगे छुप के रहते हैं, वहाँ पे ये चिल्के के रूप में पड़ती हैं और वहाँ से वो जो कीड़े मकोड़े हैं वहाँ से उनको जाना पड़ता है, कीट पतंगे वहाँ से जाना पड़ता है उनको। और इस प्रकार से देखा गया कि इस मल्च का प्रयोग करने से कीट पतंगों का प्रकोप भी कम होता है। अब बात आती है कि भाई हमारे किसान भाई इसके बारे में कहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं। किसान भाई हमारे संरक्षित खेती के लिए प्रशिक्षण आमतौर पे कृषि विभाग और उद्यान विभाग पर जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर समय समय पे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहाँ पे ये जाकर उसमें अपना नामांकन कर सकते हैं, वहाँ पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार की खेती कर सकते हैं। अब सरकार भी इस प्रकार की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन दे रही है, वो अनुदान प्रदान कर रही है समय समय पर। इसके बारे में हम कृषि विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों से किसान भाई मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाइयों, आम तौर पे ये देखा गया है कि हम जब भी बात करते हैं खेती की तो सब ज़्यादातर किसान लोग ये कहते हैं कि खेती अब फ़ायदे का सौदा नहीं बल्कि घाटे का सौदा है। किसान भाइयों अपने खेती करने के तरीक़े को बदलें, आधुनिक तरीके अपनाएं, वैज्ञानिक तरीके अपनाएं और अगर आप इस तरीके की संरक्षित कृत्रिम संरचनाएं बनाकर संरक्षित खेती करते हैं तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि बेमौसमी सब्जियों के भाव बाज़ार में अच्छे मिलते हैं
और इस प्रकार की बेमौसमी सब्जियां इसमें लगाई जा सकती हैं। अब किसान भाई, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आज हम अक्सर बात करते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, परंतु दुख की बात यह है कि आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि खेती एक घाटे का सौदा नज़र आता है उसको। युवा वर्ग को पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए। इधर मैं युवा वर्ग को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो इस प्रकार की संरक्षित खेती से जुड़ें और इसमें न केवल उन्हें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा बल्कि मान सम्मान समाज में मिलेगा। और किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आओ किसान भाइयों, संरक्षित खेती अपनाएं और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। और साथ ही एक चीज़ और मैं किसान भाई ये जानकारी देना चाहूँगा आपको कि खुले के अंदर जो खेती की जाती है, 1 हेक्टर के खेत में जो उत्पादन करके जो मुनाफा कमाया जाता है, उतना ही मुनाफा किसान भाई अपने खेत पर एक खेत के 10वें भाग में ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बनाकर उतना मुनाफा कमा सकता है। यानी इसमें कोई संशय नहीं कि संरक्षित खेती फ़ायदे का सौदा है। आओ हम सब मिलकर संरक्षित खेती अपनाएं और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, आज जो प्राकृतिक संपदाएं हैं जैसे कि ज़मीन, पानी, ये दिनों दिन घटते जा रहे हैं और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो कि जिस पे कि बेहद दबाव पड़ता जा रहा है जनसंख्या बढ़ने के साथ ही। और ज़मीन कोई रबड़ तो है नहीं कि हमने खींच लिया और उसे बढ़ा लिया। अब ज़रूरत पड़ती है कि कम ज़मीन और कम पानी में ज़्यादा उत्पादन किया जाए और उच्च गुणवत्ता का उत्पादन किया जाए और बेमौसमी उत्पादन किया जाए, ताकि बाज़ार में उस उत्पाद के ज़्यादा भाव मिल सके। और उसका एक ही मात्र तरीका जो है वो है संरक्षित खेती। और साथ ही संरक्षित खेती के लिए आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ सकते हैं और इस प्रकार की खेती करके फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। संरक्षित खेती के अंदर जब आप खेती करते हैं तो इस तरीके से जो की जाने वाली खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है और आज हमारे राजस्थान के अंदर पानी एक समस्या बन गया है। पानी कम उत्पन्न, पानी ज़मीनी स्तर ज़्यादा गिरता जा रहा है और ऐसे में संरक्षित खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है और कम पानी की आवश्यकता की वजह से आप न केवल संरक्षित खेती को अपना सकते हैं बल्कि उसे अपनाकर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आपके बहुत सारा जो किसानों का ज़मीन है वो इसलिए खेती नहीं कर पाते क्योंकि पानी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बूंद बूंद सिंचाई तंत्र को अपनाकर, संरक्षित खेती को अपनाकर वो अपना खेती करने का एरिया बढ़ा सकते हैं और उसमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आमतौर से जो ग्रीन हाउस होता है इसके अंदर अगर हम वातावरण को नियंत्रित कर लेते हैं, जैसे कि तेज़ गर्मी पड़ रही है तो तेज़ गर्मी के समय में ग्रीन हाउस के अंदर जो ऊपर लगे हुए फव्वारे होते हैं, छत के ऊपर लगे हुए फव्वारे होते हैं जिनको कि ओवरहेड स्प्रिंकलर्स कहते हैं हम, उनको चलाया जाता है। उससे तापमान कम किया जाता है क्योंकि छत अगर ठंडी होगी तो अंदर ऑटोमेटिक ठंडक आएगी। दूसरा क्या है कि जैसे ही तापमान ग्रीन हाउस के अंदर बढ़ जाता है तो हम अंदर जो छत के नीचे जो फव्वारे होते हैं जिनको कि हम फॉगर्स बोलते हैं, उन फॉगर्स को 4 मुंह वाले फॉगर्स बाज़ार में उपलब्ध हैं, इनको हम चलाते हैं और इनको चलाने से कुछ मिनटों के लिए चलाते हैं जिससे इसमें आर्द्रता बढ़ जाती है और तापमान कम हो जाता है। इस तरीके से हम अंदर वातावरण को पौधे के अनुकूल बना पाते हैं। साथ ही क्या है कि जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद में लगभग 8 से 9 बजे के आसपास हम पर्दे खोल देते हैं जिससे ताज़ा हवा अंदर आती है, अंदर आके गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है और हल्की होने के बाद ऊपर जो झरोका होता है जिसको कि हम वेंट बोलते हैं, वहाँ से वो हवा बाहर निकल जाती है और इस तरीके से वायु का आवागमन होता है और इससे हम अंदर तापमान को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पाते हैं। साथ ही जब शाम का समय हो जाता है, लगभग 5:30-6 बज जाते हैं गर्मियों के समय में, और सर्दियों के समय में अगर हम 4 बजे के आसपास पर्दे डाउन कर देते हैं, यानी कि पर्दे बंद कर देते हैं। पर्दे बंद करने के पश्चात अंदर जो पौधे लगे होते हैं, चाहे वो टमाटर के पौधे हों, चाहे वो डच गुलाब के पौधे हों, जो भी पौधे अंदर लगे हुए हैं वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड रात भर में पॉली हाउस के अंदर एकत्रित हो जाती है और इसका स्तर पॉली हाउस में बढ़ जाता है और सुबह जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं तो पौधे खाना बनाते हैं और खाना बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है जो कि रात भर में एकत्रित हो गई है। दूसरा, पानी की ज़रूरत पड़ती है जो कि बूंद बूंद सिंचाई द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है। साथ ही खाद मिश्रित पानी जिसको कि हम फर्टिगेशन कहते हैं वो भी उन्हें उपलब्ध हो जाता है और इस प्रकार से सूर्य की किरणें जो छनकर अंदर आ रही हैं, जो यानी कि जो पौधे को जो चाहिए वो किरणें अंदर आती हैं और उनसे पौधा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन बनाता है। इस प्रकार ये देखा गया है कि एक पौधा अगर आप पॉली हाउस के बाहर लगाएं और एक पौधा अंदर लगाएं, अंदर जो पौधा लगाया उसकी बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है और अच्छी बढ़वार होने की वजह से इसमें अच्छा फल आता है, फूल आते हैं और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद प्राप्त होता है।
आमतौर पे किसान भाइयों ये देखा गया है कि पॉली हाउस के अंतर्गत आप डच गुलाब की खेती कर सकते हैं, जरबेरा की खेती कर सकते हैं, कार्नेशन की खेती कर सकते हैं और गुलदावदी को कट फ्लावर के रूप में लगा सकते हैं। ये और वहीं अगर हम सब्जियों की बात करें तो बेल वाले टमाटर लगाए जा सकते हैं। ये बेल वाले टमाटर की जो ऊंचाई है लगभग 14 फुट तक ऊंची हो जाती है और ये इनकी जो अगर हम देखें आयु तो लगभग ये 6 माह तक प्रोडक्शन देते हैं। वैसे ही अगर हम खीरे की बात करें तो ये लगभग 4 महीने तक प्रोडक्शन देते हैं। जो खीरा अंदर लगाया जाता है वो बीज रहित खीरा होता है, विशेष प्रकार का खीरा होता है जिसमें पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं होती, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं और पार्थिनोकार्पिक वैरायटी होती है ये। और दूसरा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत आप धनिया की खेती कर सकते हैं। जब तेज़ गर्मी पड़ती है उस समय अगर आपने धनिया पॉली हाउस के अंदर या शेडनेट हाउस के अंदर लगाया तो उस समय बेमौसमी धनिया प्राप्त होता है और उसकी बाज़ार में अच्छी मांग होती है, अच्छा उत्पाद पैदा होता है, अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद आने की वजह से अच्छे भाव मिलते हैं। साथ ही आप रंगीन शिमला मिर्ची, लाल, हरी, बैंगनी, नारंगी विभिन्न प्रकार की उगा सकते हैं जिसका कि फास्ट फूड में और सलाद के रूप में आजकल काफ़ी प्रचलन है। इस प्रकार के उत्पाद आप पैदा करके बाज़ार में बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि राजेश कुमार सैनी जी द्वारा बताई गई संरक्षित खेती की विधियों को न सिर्फ आप अपनाएंगे बल्कि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी होगा। साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? खेती बाड़ी से जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में हो या कार्यक्रम के प्रति देना चाहते हैं कोई सुझाव, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। इसी के साथ अब जानकारियों के सिलसिले को देना होगा यहीं विराम। नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए राम राम।